बहुत समय पहले की बात है। बादलों के बीच एक बहुत सुंदर परीलोक था, जहाँ पर बहुत ही सुंदर सुंदर परियां रहती थी। लेकिन उस परीलोक में एक बहुत खतरनाक चुड़ैल का काला साया था, जो वहाँ की परियों को सुकून से नहीं रहने देती थी, उन्हें बहुत परेशान करती थी। दिन ब दिन उस चुड़ैल का खतरा परीलोक पर बढ़ता ही जा रहा था। तभी एक दिन रानी परी अपनी तीनों बेटियों को बुलाती है, जिनका नाम सौम्या परी, ट्विंकल परी और सोनिया परी था। तीनों बहनें अपनी माँ के पास आती हैं और उनसे कहती हैं, रानी माँ, अचानक आपको हमें परी महल बुलाने की क्या आवश्यकता पड़ गई? आपने तो हमसे कहा था कि हम तीनों बहनों को परीलोक में नहीं आना है, हमें उसी गुफा में रहना है। फिर अचानक आपने हमें क्यों बुलाया? अच्छा ही हुआ सौम्या दीदी कि रानी माँ ने हमें परी महल बुला लिया। गुफा में रहते रहते तो हम बोर हो चुके थे। आप तीनों बहनों को अच्छी तरह से पता है कि हमने तुम्हें गुफा में क्यों रखा था। तुम तीनों बहनों के पास अद्भुत शक्तियाँ हैं, जो आज तक परीलोक में किसी भी परी के पास नहीं है। वो चुड़ैल तुम तीनों को हासिल करना चाहती है और किसी भी कीमत पर हम तुम्हें उसके हाथ नहीं लगने देंगे। इसलिए हमने एक फैसला किया है कि हम तुम तीनों बहनों को अपने साथ पृथ्वी पर ले जाएंगे और तुम्हें एक ऐसी जगह छोड़कर आएंगे जहाँ पर उस चुड़ैल का साया तुम्हारे पास भी न पहुँच पाए। लेकिन रानी माँ, अगर उस चुड़ैल ने पृथ्वी पर आकर हम तीनों बहनों के बारे में पता लगा लिया तो उस समय आप क्या करेंगी? हाँ सोनिया बेटा, ये बात भी तुम सही कह रही हो, लेकिन पृथ्वी पर जाकर तुम्हें एक साधारण जिंदगी बितानी होगी। तुम वहाँ जाकर अपनी जादुई अद्भुत शक्तियों का इस्तेमाल नहीं करोगी। बस यही एक तरीका है जिसकी वजह से तुम उस चुड़ैल के साए से बची रह सकती हो, वरना बेटा उसके कहर से तुम तीनों बहनों को कोई भी नहीं बचा सकता और वो चुड़ैल परीलोक में तुम तीनों बहनों को ढूंढ ढूंढ कर थक जाएगी और मैं सही समय देखकर उस काली चुड़ैल का सर्वनाश कर दूंगी। रानी परी की तीनों बेटियां बहुत ही ज्यादा समझदार थीं, इसलिए वो अपनी माँ की बात बहुत अच्छी तरह से समझ जाती हैं और रात हो जाने के बाद रानी परी अपनी तीनों बेटियों को उस चुड़ैल से बचाकर पृथ्वी पर लेकर आ जाती है और अपनी तीनों बेटियों को एक जंगल में छोड़कर वापस अपने परीलोक चली जाती है। तीनों के पास जादुई शक्तियाँ थी, लेकिन वो अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर सकती थी, इसलिए तीनों बहनें इधर से उधर भटकती रहती हैं। इसी तरह सुबह हो जाती है, लेकिन उन्हें रहने के लिए कोई भी जगह नहीं मिलती। तभी ट्विंकल परी कहती है, सौम्या दीदी, रानी माँ ने कहा था कि हमें अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल नहीं करना, लेकिन हम पृथ्वी पर अपना पालन पोषण कैसे करेंगे? तभी रोते हुए सोनिया परी अपनी दोनों बहनों से कहती है, अगर हमारे पास ऐसी अद्भुत शक्तियाँ नहीं होती तो कितना अच्छा होता। हम भी और परियों की तरह परीलोक में एक हंसी खुशी जीवन बिता रहे होते। ये जादुई अद्भुत शक्तियाँ हमारे लिए किसी श्राप से कम नहीं है। दीदी, इतनी तेज भूख लगी है, ऐसा लग रहा है कि भूख के मारे हमारी जान ही निकल जाएगी। इससे तो अच्छा होता कि हम गुफा में ही होते, कम से कम अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करके अपना पालन पोषण तो कर रहे होते। ऐसा कहकर सोनिया परी बहुत रो रही थी। तभी सौम्या परी की नजर एक औरत पर जाती है, जो बहुत सारी लकड़ियाँ लेकर जा रही थी। तभी तीनों बहनें उस औरत के पास जाती हैं और उनसे कहती हैं, अरे आंटी जी, आपके ऊपर तो बहुत ही ज्यादा बोझ है, लाइए हमें दे दीजिए। आपका घर कहाँ पर है? हम आपकी लकड़ियाँ पहुँचाकर आ जाते हैं। ऐसा कहकर तीनों बहनें उस औरत की लकड़ियाँ लेकर उस औरत के साथ उसके घर चली जाती है। तभी वो औरत तीनों बहनों से कहती है, बेटा तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। अपना पालन पोषण करने के लिए मैं जंगल से कुछ लकड़ियाँ लेकर आ जाती हूँ और उन्हें बेचकर अपना गुजारा कर लेती हूँ। लेकिन तुम तीनों कौन हो? इससे पहले तो तुम्हें इस गाँव में मैंने कभी नहीं देखा। तभी तीनों बहनें उस औरत को झूठ बोल देती हैं और उसे एक मनगढ़ंत कहानी सुनाती हैं। आंटी जी, हम आपको अपनी दुख भरी कहानी क्या सुनाए? हम पास वाले गांव में ही रहते थे। एक हादसे में हमारे माता पिता की मृत्यु हो गई। फिर हम किराए के घर में रहते थे, लेकिन वहाँ के मालिक ने भी हमें अपने घर से धक्के मारकर निकाल दिया। अब हमारे पास रहने के लिए ना तो
कोई ठिकाना, बस जंगल में इधर उधर भटक रहे थे। और तो और हमने 2 दिनों से कुछ खाया भी नहीं है। ऐसा कहकर तीनों बहनें रोने लगती है। उन तीनों को रोता हुआ देखकर उस औरत की आंखों में भी आंसू आ जाती है। तभी वो तीनों बहनों से कहती है, अरे मेरी प्यारी बच्चियों, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम सभी मेरे छोटे से घर में रह सकती हो, मेरी बेटी बनकर, और तुम मुझे अपनी माँ ही समझो। मैंने कुछ खाना बनाकर रखा है, पहले तुम सभी खाना खा लो, उसके बाद हम बहुत सारी बातें करेंगे, ठीक है? ऐसा कहकर वो औरत तीनों बहनों को पेट भरकर खाना खिलाती है और तीनों बहनें उस औरत से बहुत ही ज्यादा घुल मिल जाती हैं। ऐसे ही समय बीत रहा था, लेकिन एक दिन तीनों बहनें इधर उधर टहल रही थी। तभी वो देखती हैं कि गांव में कुछ लोग रो रहे थे। तभी तीनों बहनें उन लोगों के पास जाती हैं और उनसे पूछती हैं, आप लोग क्यों रो रहे हो? क्या कोई परेशानी आ गई? बेटा, तुम्हें क्या बताएं, इस गांव में बहुत खतरनाक बीमारी आ गई है। कल से 5 बच्चों की मौत हो चुकी है और वो बीमारी सिर्फ बच्चों को ही लग रही है। ना कोई हकीम, ना कोई डॉक्टर, कोई काम नहीं आ रहा। गांव के बच्चों को इस तरह से मरते हुए हमसे नहीं देखा जा रहा। हमारे गांव पर ये मुसीबत कहां से आ पड़ी, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। ऐसा कहकर गांव के सभी लोग बहुत रो रहे थे। गांव की ये परेशानी देखकर तीनों बहनें बहुत ज्यादा दुखी हो जाती हैं। कुछ समय के बाद सोनिया परी अपनी दोनों बहनों से कहती है, दीदी, आपको कुछ याद है? एक बार रानी माँ ने कहा था पृथ्वी पर एक गुलाबी तालाब है और वहाँ एक ऐसा पेड़ है जिसकी जड़ी बूटियाँ बड़ी से बड़ी बीमारी को दूर कर सकती है। अगर हम वो जड़ी बूटी लाकर गांव के बच्चों को खिला दे तो सारे बच्चे बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। सोनिया परी, वहाँ जाना इतना आसान नहीं है। सिर्फ हम तीनों बहनें वहाँ जा सकती हैं, क्योंकि हमारे पास अलग अलग तरह की शक्तियाँ हैं, लेकिन हम उन शक्तियों का इस्तेमाल भी नहीं कर सकते। अगर हमने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया तो उसका उस चुड़ैल को पता चल जाएगा। नहीं, हम वहाँ पर नहीं जा सकते। मगर हम इस गांव के बच्चों को इस तरह से मरता हुआ भी तो नहीं देख सकते। कल से अब तक 5 बच्चे मर चुके हैं और पता नहीं इस बीमारी से कितने बच्चों की जान चली जाए। नहीं ट्विंकल परी, हम इतने स्वार्थी नहीं हो सकते। अगर इस काली चुड़ैल को पता चलता है तो पता चल जाए, लेकिन हम गुलाबी तालाब के पास जाकर वो जड़ी बूटी जरूर लेकर आएंगे। सौम्या परी की बातें दोनों बहनें भी मान लेती हैं और तीनों बहनें अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करती हैं और कुछ समय के बाद उस गुलाबी तालाब के पास पहुंच जाती हैं और वहां से जड़ी बूटी लेकर वापस आ जाती हैं और गांव में आकर सभी बच्चों को वो जड़ी बूटी खिला देती हैं। तभी सभी बच्चे वो जड़ी बूटी खाकर बिल्कुल पहले की तरह ठीक हो जाते हैं। गांव के सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। तभी वो तीनों बहनों से कहते हैं, बेटा, तुम तीनों बहनें तो हमारे इस गांव के लिए फरिश्ता बनकर आई हो। तुम्हारी जड़ी बूटियों से हमारे सभी बच्चे बिल्कुल ठीक ठाक हो गए। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ कचरी बहन, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। ये तीनों बहनें हमारे लिए फरिश्ता ही बनकर आई हैं। जो काम डॉक्टर और वैद्य नहीं कर पाए वो काम इन तीनों बहनों ने कर दिया। हम तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूल पाएंगे। तुमने हमारे बच्चों को एक नई जिंदगी दी है। ऐसा कहकर सभी गांव वाले तीनों बहनों की बहुत प्रशंसा कर रहे थे। तभी वहाँ पर वही काली चुड़ैल आ जाती है और कहती है, तुम तीनों जादुई बहनों को मैं कब से ढूंढ रही थी, लेकिन तुम मेरे हाथ नहीं आ रही थी। लेकिन तुम जैसे ही गुलाबी तालाब के पास गई और वो जड़ी बूटी लेकर आई तो तुम तीनों मेरे जादुई गोले के अंदर नजर आ गई। तभी मुझे पता चल गया कि तुम इस गांव में हो। अब मैं तुम तीनों जादुई परी बहनों को अपने साथ ले जाऊंगी और तुम्हारी जादुई शक्तियों की मदद से पूर्णिमा की रात तुम्हारी बलि चढ़ाकर पाताल लोक पर, परी लोक पर और पृथ्वी लोक पर सब जगह मेरा ही राज होगा। मेरा ही राज होगा। मुझसे ज्यादा शक्तिशाली कोई और नहीं हो सकता। ऐसा बोलकर काली चुड़ैल तीनों बहनों को अपने साथ लेकर जाने लगती है।
तीनों बहनें अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल भी करती हैं, लेकिन वो काली चुड़ैल के सामने बेबस हो जाती हैं। काली चुड़ैल उन तीनों को अपना बंदी बनाकर अपनी गुफा में लेकर आ जाती है। अब सभी गांव वालों को भी पता चल जाता है कि ये तीनों बहनें एक साधारण इंसान नहीं है, बल्कि परीलोक की 3 जादुई परी बहनें हैं। फिर कुछ समय के बाद जब इस बात की खबर रानी परी को लगती है, तो वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती हैं और तुरंत पृथ्वी पर आ जाती हैं। तभी गांव वाले रानी परी से कहते हैं, रानी परी, आपकी बेटी इस गांव के बच्चों को बचाते बचाते खुद मुसीबत में फंस गई। वो काली चुड़ैल उन्हें अपनी गुफा में लेकर गई है और पूर्णिमा की रात तीनों बहनों की बलि चढ़ाने वाली है। आप हमें बताइए कि हम तीनों बहनों को किस तरह से बचा सकते हैं। उन्होंने हमारे बच्चों की जान बचाने के लिए अपनी जान की कोई परवाह भी नहीं की, तो हम भी उनकी जान बचाने के लिए अपनी परवाह नहीं करेंगे। बस हमें आप बताइए कि हम कैसे बचा सकते हैं उन्हें। आप सभी लोगों का इतना प्यार देखकर हमें बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हम उस काली चुड़ैल को नहीं रोक सकते, क्योंकि उसके पास हमारे पति का जादुई लॉकेट है, जो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है। उस लॉकेट और हमारी तीनों बेटियों की जादुई शक्तियों की मदद से ही तो वो इस संसार पर राज करना चाहती है। ऐसा कहकर रानी परी बहुत रोती है और गांव वाले भी तीनों बहनों की वजह से बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं। तभी कुछ देर के बाद वहाँ पर एक बहुत बूढ़ी और ज्ञानी औरत आती है और वो रानी परी से कहती है, बेटा तुम परेशान मत हो, मेरे पास एक समाधान है। पूर्णिमा की रात तुम उस काली चुड़ैल के साथ लड़ाई करने जाओगी और तुम उसके साथ तब तक लड़ाई करती रहोगी जब तक कि रात के 12 से ज्यादा नहीं बच जाते। उस समय मैं गांव वालों के साथ एक पवित्र जल लेकर आऊंगी और उस काली चुड़ैल का सर्वनाश करूंगी। ठीक है बेटा? हाँ, लेकिन इस बात का ध्यान रहे, काली चुड़ैल 12 बजे से पहले पहले अपनी कोई भी विधि शुरू न कर दे। उस बूढ़ी औरत की बातें रानी परी बहुत ज्यादा ध्यान से सुनती है और रानी परी और सभी गांव वाले पूर्णिमा की रात का बेसब्री से इंतजार करने लगते हैं। और जैसे ही पूर्णिमा की रात आती है, तो रानी परी उस काली चुड़ैल के पास जाती है और वहां जाकर उसके साथ लड़ाई करती है। काली चुड़ैल, तुझे क्या लगा था कि मैं अपनी तीनों बेटियों को तेरे पास मरने के लिए छोड़ दूंगी? ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। देख अब मैं तेरा क्या हाल करती हूँ। बेवकूफ रानी परी, क्या तुझे पता नहीं तेरे पति का जादुई लॉकेट मेरे पास है, तू मुझे नहीं रोक सकती। आज तो मैं तेरी तीनों जादुई परी बेटियों की बलि चढ़ा कर ही रहूंगी, मुझे कोई नहीं रोक सकता। रानी परी चुड़ैल के साथ लड़ाई करती रहती है और उसे बातों में उलझाए रखती है और जैसे ही 12:01 होता है, तभी गांव वालों के साथ वो बूढ़ी औरत भी आ जाती है और काली चुड़ैल के ऊपर पवित्र जल छिड़क देती है, जिस जल की वजह से वो काली चुड़ैल जलकर राख हो जाती है। काली चुड़ैल को जलता हुआ देखकर तीनों बहनें बहुत ही ज्यादा खुश होती हैं और वो सभी सही सलामत काली चुड़ैल के चंगुल से बचकर बाहर आ जाती हैं और सभी गांव वालों को धन्यवाद कहती हैं। आप सभी गांव वालों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपकी हिम्मत और ताकत की वजह से हम तीनों जादुई परी बहनें उस काली चुड़ैल के चंगुल से हमेशा हमेशा के लिए आजाद हो गयी। बेटा, ये सब कुछ तो तुम्हारी अच्छाइयों की वजह से हुआ है। तुमने अपनी जान की परवाह भी नहीं की और तुमने हमारे गांव के बच्चों की जान बचाई। ये सब कुछ तुम्हारे नेक दिल और अच्छाइयों की वजह से हुआ है। उस काली चुड़ैल को हमने नहीं, बल्कि तुम्हारी अच्छाइयों ने मारा है। गांव वालों को इतना ज्यादा खुश देखकर रानी परी अपनी तीनों जादुई बेटियों से कहती है, हम चाहते हैं कि आज तुम अपनी जादुई शक्तियों का भरपूर इस्तेमाल करो। हमारी एक बेटी इस गांव के लिए पैसा देगी, दूसरी बेटी सोना देगी और तीसरी बेटी हीरे देगी, ताकि इस गांव में धन दौलत की कभी भी किसी को कोई कमी ना हो।
रानी परी के इतना कहते ही तीनों जादुई परी बहनें अपनी अपनी जादुई शक्तियों से सभी गांव वालों को बहुत सारी धन दौलत देती हैं और खुशी खुशी अपनी माँ के साथ परी लोग वापस चली जाती हैं और परी लोग जाकर सभी परियों के साथ एक हंसी खुशी जीवन बिताती हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अच्छाई चाहे देर से जीते पर जीत उसी की होती है, बुराई की नहीं। इसलिए हमें अपने जीवन में हमेशा अच्छे काम करने चाहिए। हमारे कर्म जैसे होते हैं हमारे साथ वैसा ही होता है, अच्छों के साथ अच्छा और बुरों के साथ। एक बहुत ही खूबसूरत गांव था रायगढ़। रायगढ़ तक पहुंचने के लिए लोगों को एक नदी पार करनी पड़ती थी। इस नदी में 2 नाव थीं, जो लोगों को इस पार से उस पार छोड़ा करती थी। इसी खूबसूरत गांव में एक लक्ष्मण नाम का किसान रहता था। लक्ष्मण की पत्नी पार्वती गर्भवती थी, लेकिन वो फिर भी लक्ष्मण के लिए खेतों तक खाना ले जाया करती थी। अरे कितनी बार तुमसे कहा है कि तुम इतना मत चला करो, लेकिन तुम हो कि तुम मेरी एक बात भी नहीं मानती हो। सुन ली आपकी बात, लेकिन मैं थोड़ा चलूंगी तो घट नहीं जाऊंगी और आपको खाना भी तो खिला पाऊंगी। दोनों हमेशा ही एक साथ ही में खाना खाया करते थे। जैसे ही लक्ष्मण की पत्नी पार्वती ने 2 जुड़वा बेटियों को जन्म दिया, उसी वक्त उसकी मृत्यु हो गई। पार्वती की तेरवी पर गांव वाले लक्ष्मण के घर पर आए। लक्ष्मण, बहुत बुरा हुआ कि तुम्हारी पत्नी इतनी कम उम्र में ही चल बसी। लक्ष्मण, अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है? अब तुम्हें अपनी जुड़वा बेटियों के लिए दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। नहीं सरपंच जी, मेरी ये बेटियां ही मेरा सब कुछ हैं। मैं सिर्फ इन दोनों के सहारे ही जीऊंगा। वक्त बीतता गया और लक्ष्मण की जुड़वा बेटियां बड़ी होती गयीं। अब संजना और अंजना दोनों 10-10 साल की हो गई थीं। बाबा, आपने बोला था ना कि आप हमें तैरना सिखाएंगे? हाँ, मुझे याद है। तो आप हमें कब तैरना सिखाएंगे? बिटिया, खेतों में अभी बहुत ज्यादा काम है। मैं तुम्हें इस रविवार को तैरना सिखाऊंगा। रविवार पक्का ना बाबा? हाँ, पक्का। रविवार को लक्ष्मण संजना और अंजना को लेकर नदी पर ले गया और वहाँ पहले लक्ष्मण पानी में उतरा। अब देखो, आराम से तुम्हें अपने हाथों और पैरों को ऐसे चलाते रहना है। गौर से देखो। संजना और अंजना लक्ष्मण को बहुत ही गौर से तैरते हुए देख रही थीं। चलो संजना, अब तुम कोशिश करो। संजना ने डरते हुए कोशिश की। पहले पहले तो वो तैर नहीं पा रही थी, फिर उसे धीरे धीरे समझ आ गया। इसी तरह फिर अंजना ने भी कोशिश की और जल्द ही दोनों को तैरना आ गया। फिर क्या था, संजना और अंजना हर दिन तैरने का अभ्यास किया करती थीं। कुछ दिनों बाद लक्ष्मण सरपंच जी के पास गया। सरपंच जी, मुझे संजना और अंजना का जन्म दाखिला चाहिए। वो तो मैं दे दूंगा, लेकिन तुम जन्म दाखिले का करोगे क्या? मैं उन दोनों को बगल वाले गांव के स्कूल में पढ़ाना चाहता हूँ। क्या तुम लड़कियों को पढ़ाना चाहते हो? हमारे गांव की तो कोई लड़कियां पढ़ने नहीं जाती हैं। तुम गांव की परंपरा बिगाड़ रहे हो। कल से तो सभी लड़कियां बोलने लगेंगी कि उन्हें भी स्कूल जाना है। तो घर और खेतों में काम कौन करेगा? हाँ, आप जो भी सोचे सरपंच जी, मैं अपनी बेटियों को पढ़ाना चाहता हूँ। आप मुझे उनका जन्म दाखिला दे दीजिए। सरपंच ने कुछ किताबें निकाली और फिर लक्ष्मण को संजना और अंजना के जन्म दाखिले दे दिए। अब संजना और अंजना दोनों रोज नदी पार करके स्कूल जाया करती थीं। लक्ष्मण बहुत खुश था। एक दिन की बात है, संजना और अंजना नदी पार कर रही थीं कि तभी उन्होंने देखा कि दूसरी नाव में सरपंच जी अकेले ही आ रहे थे। तभी अचानक नाव का संतुलन बिगड़ गया और सरपंच जी नदी में जा गिरे। बचाओ, बचाओ मुझे, बचाओ! अरे अरे, कोई तो बचाओ, कोई तो बचाओ मुझे। संजना और अंजना ने कुछ भी नहीं सोचा और वो दोनों नदी में कूद गयी।
वो तैर के सरपंच जी के पास गईं। दोनों ने सरपंच जी को सहारा दिया और उन्हें नदी के किनारे ले आईं। नदी के किनारे कुछ लोगों ने सरपंच जी की छाती दबाकर उनके शरीर से पानी बाहर निकाला और आखिरकार सरपंच जी की जान बच गई। फिर उन्होंने संजना और अंजना को अपने पास बुलाया और कहा, तुम दोनों ने मेरी जान बचाई है बेटा। तुम दोनों बहुत ही बहादुर हो। लक्ष्मण सही कहता है कि तुम दोनों के होते हुए उसे किसी भी बेटे की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद सरपंच जी ने संजना और अंजना को अपनी जान बचाने के लिए एक बड़ा सा घर और बहुत सारे पैसे दिए और वो लोग बहुत ही अमीर हो गए। फिर उस दिन के बाद से संजना और अंजना अपने पिता लक्ष्मण के साथ हंसी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगी। इस कहानी से हमें ये समझ आया कि बेटियां बेटों से कम नहीं होती हैं और वो हर वो काम कर सकती हैं जो बेटे कर सकते हैं।